नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि किस तरह अनिल अंबानी के 5 कारण हैं जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनर की पोजीशन से आज उनकी नेटवर्थ ₹0 आ चुकी है, जो कि वो नेटवर्थ ₹0 उन्हीं ने उनके शब्दों में कंफर्म किया गया है। वीडियो में जानेंगे 5 कारण जिसकी वजह से आज एक इतना बड़ा बिजनेसमैन को रोना पड़ रहा है और उसकी कई कंपनीज को बैंक्रप्सी की ओर जाना पड़ रहा है। सबसे पहले कारण शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंबानी का डाउनफॉल कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में पहले ही आपको बोलना चाहूंगा, हम मुकेश भाई के बारे में यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। अगर आपने मुकेश भाई मोटा भाई की वीडियो ना देखी हो तो आप पहले वो जाके वो जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अनिल अंबानी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज उनको डाउनफॉल झेलना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण नंबर 1 बताओ तो जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है, उसके बाद अनिल भाई, मुकेश भाई और अनिल भाई दोनों ने अपने बिजनेस बांट लिए और मुकेश भाई के पास बहुत ही अच्छे बिजनेसेस है, जैसे रिफाइनरी का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस मुकेश भाई ने ले लिया था। और साथ ही में अनिल भाई के पास उनके भी बढ़कर बिजनेस थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, एनर्जी ले लो, कैपिटल ले लो, ये सारे बिजनेसेस अनिल भाई के पास थे। तो मुकेश भाई और अनिल भाई ने अपने अपनी नेटवर्क ऐसी बांट दी थी कि इंडिया के रिचेस्ट मैन में दोनों की पोजीशन एक साथ है। तो क्या हो गया जिसकी वजह से एक भाई इतना ऊपर चला गया और एक भाई इतना नीचे चला गया, ऐसा तो क्या हो गया? तो इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। कारण नंबर 1 बताओ तो आपको अनिल भाई ने सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया। जैसे कि आप जानते हो उनके पास रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर थी, रिलायंस एनर्जी थी। रिलायंस एनर्जी में बहुत से ऐसे जोलजाल हुए जिसकी वजह से उनको जो हाई इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता था, तो वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास इतना कैपिटल था ही नहीं। तो उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट के पास कैपिटल ना होने की वजह से उनको सारा का सारा फंडिंग डेट मतलब कि कर्जा लेना पड़ता था, और वो कर्जा बैंकों से लेते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते थे, या तो दूसरी कोई कंपनीज से लेते थे। अब वो दूसरी कंपनीज जब डेट का रिपेमेंट ना होती थी तो उनपे एक अलग सा प्रेशर बनाती थी। उसकी वजह से, वो प्रेशर की वजह से उनके जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है जिस पर अनिल भाई को फोकस करना था, वो सारे के सारे ऑपरेशन पे अनिल भाई फोकस नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस मॉडल था वो पूरा का पूरा बिगड़ना शुरू हो गया। और इस तरह डेट एक बहुत ही बड़ा अनिल भाई के लिए नुकसानदायक साबित हो चुका है। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो उन्होंने हर जगह रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन के सोचा। जब 2006 में उनके पास बहुत सी कंपनीज आई, उनको पता था कौन सी कंपनीज में क्या काम करना है, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक। आप ऐसा मत समझिए कि मुकेश भाई सबसे स्ट्रेटेजिक वाले बंदे और अनिल भाई ने कुछ काम नहीं किया। अनिल भाई मुझे लगता है मुकेश भाई से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं, पर एक गलती, ये जो रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस किया, मतलब कि उन्होंने बहुत से बिजनेसेस में अपने नाम कमाना शुरू कर दिया। नाम कमाने की सोची थी पर हुआ कुछ नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस पावर, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है रिलायंस एडीए ग्रुप की। तो उस कंपनीज में उन्होंने रॉन्ग डाइवर्सिटी, मतलब वो सभी सेक्टर में जाना शुरू कर दिया, और अपना जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, जो आरकॉम, जो उनको बहुत ही बड़ा अमाउंट दे सकता था, उस आरकॉम पे उन्होंने इतना फोकस नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। और जब 2010 में अनिल भाई और मुकेश भाई के बीच में जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था कि भाई मुकेश भाई कभी भी टेलीकॉम सेक्टर में नहीं आएंगे, जब 2010 में वो खत्म हुआ तो मुकेश भाई ने तुरंत ही टेलीकॉम सेक्टर में जंप ले लिया, और आपको पता है जियो किस तरह आज खड़ी हो चुकी है। तो एक रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन का जो पॉइंट है, वो मुद्दा अनिल भाई ने ध्यान में नहीं रखा, और उसकी वजह से आप देख सकते हो क्या हाल बन चुका है उनका। तीसरी बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो मुकेश भाई ने किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अभी जो हाल फिलहाल 2020 में जो किस तरह अलग अलग डील्स की, तो उसी तरह अनिल भाई ने भी 2008-9 में बहुत सी ऐसी डील्स की थी, पर सारी की सारी डील्स फेल गई। जैसे कि उन्होंने मुकेश भाई और अनिल भाई ने दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस एडीए ग्रुप का एक कॉन्ट्रैक्ट था गैस इंडस्ट्री का, तो वो गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मुकेश भाई ने रिवोक कर दिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अनिल भाई की जो गैस कंपनी थी उसको बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी बात करूं तो गवर्नमेंट के साथ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स थे, जब गवर्नमेंट ने देखा कि इनका काम का डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए। और उस प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले ही बताया कि अनिल भाई सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ध्यान देते थे, और अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट्स भी अगर अफेक्ट हो जाए तो उनकी पूरी की पूरी जो कंपनी है उसके फिनेंशियल्स पे पूरा का पूरा असर पड़ता था। इसलिए वो चीज पे भी ध्यान रखा नहीं कि भाई किस तरह मुझे हर एक फिनेंशियल पे ध्यान और कॉन्ट्रैक्ट वाइज किस तरह से काम करना है। चौथी बात करूं तो अनिल भाई ने कंपटीशन से सर्वाइव करने के लिए नहीं सोचा। जैसे कि मैंने बताया, रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो हर एक बिजनेस में सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और जब वो ध्यान नहीं देते थे तब दूसरा रिवाइवल कॉम्पिटिटर उनके बिजनेस, उनके इंडस्ट्री में घुस जाता था, और वो इंडस्ट्री में घुसने की वजह से
उनका जो बिजनेस था उसको मार्केटिंग पे अफेक्ट पड़ता था। और आपको पता है अगर एक बार सेल्स किसी कंपनी का अफेक्ट हो जाए और उनकी स्ट्रेटेजी अगर खराब हो जाए तो फिर वो स्ट्रेटेजी को उठा पाना बहुत ही मुश्किल है। और वही बात इनके साथ भी हुई जब 2009, 10, 11, 12 में, ये 4 सालों में जब अनिल भाई दूसरी कंपनीज में ध्यान दे रहे थे और दूसरे कैपिटल्स को इंक्रीज करने की सोच रहे थे, उसी टाइम पे बहुत सी ऐसी ये जो इनकी जो कंपनीज थी इस इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे नए नए कॉम्पिटिटर्स आए और उन सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स ने इनको जला के राख कर दिया। और एक बात करूं तो जिस तरह 2016 में, जबकि 2013 की बात करूं तो 2013 में जब रिलायंस इंडस्ट्री ने कंपनी को खरीदा टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसने के लिए, आरकॉम का बहुत ही अच्छा नाम था उस टाइम पे भी, पर आरकॉम ने जो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी कि लोअर प्राइसेस पे काम करना, नए मोबाइल्स लाना, लेनोवो के साथ उनकी जो डील थी वो डील में वो लोग लेनोवो से नए नए फोन्स मार्केट में ला रहे थे। जो आरकॉम का जो इतना मार्केट बिजनेस था वो सारे की सारी वजह से इस जियो ने कंपटीशन की वजह से खराब कर दिया। पांचवी और आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा, अनिल भाई ने हमेशा कैश हंग्री बिजनेसेस पे फोकस किया। अगर आपको नहीं पता कैश हंग्री बिजनेसेस क्या होते हैं तो मैं बता दूं, कैश हंग्री बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जिसमें वो कैश जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को पे बैक करना चाहे। मतलब कि सपोज मैंने 100 रुपए आपको दिए और आपने बोला 2 साल में रिटर्न करूंगा, तो मैं सोचूंगा कि मुझे क्यों ना 2 साल के बदले 1 साल में कैश रिटर्न आ जाए, उसी बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और ज्यादातर ऐसा साबित हुआ है बहुत से रिपोर्ट्स में कि कैश हंग्री बिजनेसेस ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते। आपको भी ध्यान रखना है। और अनिल भाई ने भी ये चीज का ध्यान नहीं रखा। 2006 से लेकर 2012 तक उन्होंने बहुत से ऐसे कैश हंग्री बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया जो कि उनके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। और इसकी वजह से, ये 5 कारण की वजह से आज आप अनिल भाई की स्थिति देख सकते हो। अनिल भाई का अगर एरिक्सन का केस बताओ कि जो मैंने डेट के बारे में बताया था, तो जो डेट उन्होंने कर्जा जो लिया था उस कर्जे को ना चुकाने की वजह से जो एरिक्सन करके कंपनी है उन्होंने अनिल भाई पे केस ठोक दिया कि आप मुझे इतना कर्जा चुकाइए। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पैसे के लिए गिरफ्तारी का किया तब मोटा भाई उनके पास आया और उनकी मदद की। तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा किन 5 कारण की वजह से अनिल भाई की ये हालत हो चुकी है। मैं यही बात इसको कन्वे करना चाहता हूं कि बिजनेसेस में ये कारण की वजह से बहुत सी ऐसी चुनौती आ सकती है और भी बहुत से कारण अनिल भाई के पास होंगे जिसकी वजह से आज वो इतना डूबे हैं, पर ये मुख्य 5 कारण थे जिसकी वजह से। और हाँ, और एक मेन बात बताना चाहूंगा, जो उनकी एग्रेसिवनेस थी बिजनेसेस को करने की वो बहुत ही बढ़िया थी। पर कई बार ऐसा होता है, हर कहावत में लिखा गया है कि कुछ भी चीज अधिक हो तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है। तो वही चीज हुई, उनका जो एग्रेसिवनेस था वो कुछ ज्यादा ही था बिजनेसेस के प्रति, इसलिए उनकी जो एग्रेसिवनेस की वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अपने को भी ये चीज ध्यान रखनी है। और इसी के साथ दोस्तों अलविदा लूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, और ना पसंद आया तो डिसलाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।